हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास फर्स्ट के यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास जो होने वाली है ये पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उसका दूसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास देख चुके हैं। यानी पहला क्लास जो था वो सिलेबस का डिस्कशन था। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस 2023-24 के लिए कैसा रहने वाला है उसका हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। और पहला जो चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उसका पहला क्लास भी हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से जाकर के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, शुरू करते हैं। आप लोग इस चैनल के क्लास फर्स्ट चैनल के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं और इस जो क्लास का लाभ ले पाइएगा। जो भी बच्चे 23-24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड का या कोई भी स्टेट बोर्ड का जिनका माध्यम हिंदी रहने वाला है, वो सारे बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। इससे उनको बेनिफिट ज़रूर होने वाला है और हम लोग एक सीरीज के तहत इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा-सा पढ़ाई होगा, उसके बाद हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। पूरा-पूरा पढ़ाई होने वाली है यहाँ पे और आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो जो भी नए बच्चे होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा सेशन को और उसके बाद शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस सेशन का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जो है। आज की क्लास जो होने वाली है, 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। किस तरह से 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ होता है, कैसे 2 महाशक्ति विश्व के पटल पे आती है, इस बात का हम लोग ज़िक्र करने वाले हैं, इस बात को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक? तो ये जो 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ है, कौन-कौन सा था? ये 2 ध्रुवीय विश्व जो था, 2 ध्रुव में जो विश्व बँटा था, ठीक है? या 2 गुटों में बँट गया था, 2 गुट जो हुआ था। पहला गुट जो था, ये यूएसएसआर का था और जो दूसरा गुट था, यह यूएसए का था। इन 2 गुटों में विश्व बँट गया था और इसकी कहानी कैसे इसकी शुरुआत होती है, इसके बारे में मैंने ज़िक्र किया है अपने पहले क्लास में, तो ज़रूर जाकर के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है वहाँ पे, ठीक? दोनों महाशक्तियाँ जो हैं, अपना-अपना दायरा बढ़ाना शुरू करती हैं। जब शीत युद्ध का दौर आरंभ हो जाता है, एक विचारधारा की लड़ाई थी, हथियारों को जमा करने की लड़ाई थी कि किसके पास कितना हथियार है। उसके बाद ये महाशक्तियाँ, एक तो यूएसए थी, ठीक है? एक तो यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। ये 2 महाशक्तियाँ क्या करती है कि अपना दायरा बढ़ाने के क्रम में छोटे-छोटे देशों को अपने गठबंधन में शामिल करना शुरू करती है। और जब ये छोटे-छोटे देशों को गठबंधन में शामिल करना शुरू करते हैं, इसी से दुनिया 2 गुटों में बँट जाती है, 2 खेमों में बँट जाती है, ठीक? और यहीं से 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो जाता है। एक खेमा जो होता है यूएसए का होता है, जिसको यूएसए लीड कर रहा होता है, नेतृत्व कर रहा होता है और दूसरा खेमा जो होता है सोवियत संघ का होता है, यूएसएसआर बोलते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक? इसको सोवियत संघ हिंदी में बोला जाता है। तो ये दोनों खेमा अलग-अलग हो जाता है। इसका जो है प्रभाव पड़ता है सबसे पहले यूरोप में, ठीक? सबसे पहले यूरोप में इसका प्रभाव पड़ता है। यूरोप में भी जो है देश अलग-अलग हो जाते हैं। एक तो पूर्वी यूरोप कहलाता है। पूर्वी यूरोप जो था या सोवियत संघ के कंट्रोल में या सोवियत संघ के साथ चला जाता है। वहीं पश्चिमी यूरोप जो है ये अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में चला जाता है। और जब ये गठबंधन हो गया, जब ये स्प्लिट हो गया, टूट गया, मतलब पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के कंट्रोल में गया और पश्चिमी यूरोप संयुक्त राज्य अमेरिका के कंट्रोल में गया या उसके प्रभाव में गया। इसी को पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन कहा गया है। इसी को पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन कहा गया और यहाँ से जो होता है शीत युद्ध के क्रम में जो शीत युद्ध चल रहा था, यहाँ से ये होता है कि गठबंधन का दौर जो है यह शुरू हो जाता है। और एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कहीं पे अमेरिका और कहीं पे संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा हुआ रहता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका जो है क्या अर्थ होता है, इसके बारे में भी ज़िक्र कर लेते हैं। जो अमेरिका है, ठीक है? आपको कहीं पर भी अगर अमेरिका लिखा हुआ दिख गया, अमेरिका दिखा हुआ लिख दिया और कहीं पे संयुक्त राज्य अमेरिका, कहीं पे संयुक्त राज्य अमेरिका, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? जो अमेरिका है, यह प्रतिनिधित्व करता है अमेरिकी महाद्वीप का। इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों आते हैं। यानी अमेरिकी महाद्वीप में जितने भी देश होंगे, अमेरिका बोलने से अमेरिकी महाद्वीप का रिप्रेजेंटेशन होता है। अमेरिका बोलने से ये समझ में आता है कि पूरे अमेरिका की बात की जा रही है।
इसमें आपको पता होगा कि अमेरिका में 2 महाद्वीप है, एक तो उत्तरी अमेरिका और दूसरा है दक्षिणी अमेरिका। तो इसके जितने भी देश हैं, इन सभी देशों का बोध होता है अमेरिका कहने से, ठीक? और वहीं अगर हम सिर्फ़ संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, तो इससे सिर्फ़ एक देश का बोध होता है, सिर्फ़ अमेरिकी देश का बोध होता है, मतलब कि सिर्फ़ संयुक्त राज्य अमेरिका का बोध होता है। तो जहाँ यूएसए का ज़िक्र आएगा, वहाँ सिर्फ़ देश से संबंधित होगा, जहाँ अमेरिका का ज़िक्र होगा, वहाँ पूरा कॉन्टिनेंट, पूरा महाद्वीप से ज़िक्र होगा। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी, और अगर कन्फ्यूज़न होगा, तो अब कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। ठीक है? जो ये गठबंधन का दौर था, हम अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। जो गठबंधन का दौर था, ठीक है? सबसे पहले कहाँ होता है? यूरोप में होता है गठबंधन। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप बँट जाता है। और जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है, इसके बाद और भी देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोग मैप पे समझते हैं कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में जो गठबंधन हुआ था, ये कैसे, मतलब बँटा कैसे था? जो वेस्टर्न यूरोप है, जो पश्चिमी यूरोप है, ये वाला पार्ट जो है, ये पश्चिमी यूरोप का है, और ये वाला पार्ट जो है, पूर्वी यूरोप का है। तो पूर्वी यूरोप का जो नेतृत्व कर रहा था, ये सोवियत संघ कर रहा था, ठीक है? यूएसएसआर कर रहा था। वहीं पश्चिमी यूरोप का जो नेतृत्व कर रहा था, यूएसए कर रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। तो इसका प्रभाव जो देखने को मिलता है, और इसके बाद क्या होता है कि सैन्य गठबंधन की शुरुआत शुरू हो जाती है। इसके बाद जो होता है, पश्चिमी गठबंधन जो है, वो सब मिल करके एक नाटो नामक सैन्य गठबंधन बनाते हैं। एक नाटो नामक सैन्य गठबंधन बनाते हैं। वहीं इसके जवाब में जो पूर्वी गठबंधन था, यह वार्सा संधि नामक एक सैन्य संगठन बनाता है। नाटो का मुख्य जो है नेतृत्व करता है, इसका जो नेतृत्व करता है, यह यूएसए करता है, अमेरिका करता है। और वार्सा संधि का नेतृत्व यूएसएसआर करता है। यूएसएसआर में जो मुख्य देश था ना, यूएसएसआर के अंदर जो जिस देश की चलती थी, वह रसिया था, ठीक है? रशियन फेडरेशन था, रसिया की चलती थी। इसमें जो स्थापना होती है, थोड़ा-थोड़ा इस दोनों के बारे में ज़िक्र जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना ज़रूरी है कि कब स्थापना हुई थी, इसका फुल फॉर्म वगैरह क्या होता है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। स्थापना के वक़्त इसके केवल 12 सदस्य थे। वर्तमान में कुल देशों की संख्या 31 है। फ़िनलैंड अभी कुछ ही महीने पहले या कुछ दिन पहले ही फ़िनलैंड इसका 31वां सदस्य बना है। इसका मुख्यालय जो है नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसका नेतृत्व किया था अमेरिका ने। और यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किसने किया था? तो फ्रांस ने किया था। हालांकि जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन लूंगा, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। वहीं अगर वार्सा संधि की बात कर ले, वार्सा पैक्ट की बात कर ले, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। आप ईस्वी भी याद रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि डेट याद रखिए। इसमें कुल 8 सदस्य थे। इसका मुख्यालय रूस का एक शहर था मॉस्को, वहाँ पे बनाया गया था। इसका नेतृत्व किया था रूस, जैसा कि मैंने बताया। यूएसएसआर में जो डोमिनेंट कंट्री था, जो वर्चस्व में जो देश था, वो रूस था। रूस की बहुत ज़्यादा सुनी जाती थी। और कहीं न कहीं वार्सा संधि समाप्त कर दी गई कब? 1991 में। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो वार्सा संधि समाप्त कर दी गई। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो गठबंधन का दौर था, पूर्वी गठबंधन ने अपना अलग सैन्य संगठन बनाया, पश्चिमी गठबंधन ने अपना अलग सैन्य संगठन बनाया। ये गठबंधन हम लोगों ने देख लिया। तो चूंकि ये गठबंधन जो बनाया गया था, यह क्यों बनाया गया था, अब इसके बारे में भी बात करते हैं। यह जो गठबंधन बनाया गया था, नाटो ने यह घोषणा कर दी कि, यानी कि अमेरिका के नेतृत्व में जो नाटो बनाया गया था, कि यदि अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के किसी भी सदस्य देशों पर, जो नाटो के सदस्य हैं, अगर उन पर हमला होता है, तो पूरा संगठन पे हमला माना जाएगा। और इस कंडीशन में नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे देश की मदद करेगा। और यहीं पे आर्टिकल 5 जो है नाटो का, ये एक्टिवेट हो जाता है। आर्टिकल 5 नाटो का एक्टिवेट होता है। आपको अमेरिका में ट्विन टावर पे जो अटैक हुआ था, वह एक आतंकवादी संगठन था, और कहीं न कहीं इस अटैक से नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ था। और बहुत सारे जो नाटो के देश थे, उनके सैन्य संगठन जो था, उसने अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। हालाँकि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक है? उसके बाद इसके जवाब में क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया, सोवियत संघ वार्सा संधि बनाता है। वार्सा संधि नामक एक सैन्य संगठन बनाता है। तो इसका क्या काम रहता है कि यूरोप में नाटो में शामिल जो भी देश हैं, या नाटो के जो भी सदस्य देश हैं, उनका मुकाबला करना, उनको रोकना। जब ये यहाँ पे हो गया, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गठबंधन का दौर सिर्फ यूरोप में ही सीमित नहीं रहता है, गठबंधन का दौर एशिया में भी आता है। उससे पहले हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं
जो नाटो का एक्चुअल में उस समय जो नाटो था और वार्सा पैक्ट थी, ये जो देश थे जो आपको हल्का रेडिश दिख रहा होगा, ये वार्सा पैक्ट वाले देश है, ठीक है। वार्सा संधि वाले ये देश है। और यह जो है येलो कलर वाला, ये जो होगा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पूछता भी है नाटो का फुल फॉर्म, कभी कभी ध्यान रखिएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म है। अब हम लोग देखते हैं एशिया की तरफ। एशिया में क्या क्या उस समय हलचल हुई थी सैन्य गठबंधन को लेकर के। एशिया में भी सैन्य गठबंधन हुआ था। यूएसए ने गठबंधन किया था, वहीं पे यूएसएसआर ने कोई ऑफिशियली सैन्य गठबंधन नहीं किया था, लेकिन यूएसएसआर के विचारधारा के जो भी देश थे, यूएसएसआर ने उन सब के साथ मदद ली थी, उनके सबके साथ एक गठबंधन किया था या सहयोग स्थापित किया था। तो अमेरिका सोवियत, माफ कीजिएगा, यूएसए ने क्या किया था, दक्षिण पूर्व एशिया में सीएटो नामक सैन्य गठबंधन बनाया था और इसका नेतृत्व यूएसए ने किया था। वहीं नाटो के सदस्य देश था, नाटो का एक सदस्य देश था ब्रिटेन, उसने पश्चिमी एशिया में क्या किया, सेंटो नामक एक सैन्य संगठन बनाया और इसका नेतृत्व किया। इसका नेतृत्व करता है यूके। और इस दोनों सैन्य संगठन में पाकिस्तान शामिल हो जाता है। ठीक, इस दोनों सैन्य संगठन में जो भारत का पड़ोसी देश है या पाकिस्तान शामिल होता है, इसके बारे में भी बताएंगे, बस ध्यान रखिएगा इतनी बातें। वहीं यूएसएसआर क्या करता है इसके जवाब में, वह चीन जो है, वियतनाम, उत्तर कोरिया और इराक के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देता है कि अगर कोई लड़ाई होती है एशिया में भी, इसलिए इसलिए हम लोग इस देश के साथ अपना संबंध मजबूत करते हैं। अच्छा, यूएसए ऐसा करता क्यों है? क्यों यह यूएसए एशिया में बढ़ता है? क्योंकि यूएसए को डर था, संयुक्त राज्य अमेरिका को यह डर था कि कहीं सोवियत संघ अपना साम्यवाद का प्रभाव यूरोप के अलावा कहीं किसी और महाद्वीप में न फैला दे। इसीलिए अमेरिका ने सिएटो और सेंटो नामक एक सैन्य गठबंधन बनाया, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया के बहुत सारे देशों को शामिल किया गया था। ठीक, ये तो रीजन हो गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिएटो और सेंटो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हालांकि इसके बारे में पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन अगर जिक्र आया है तो थोड़ा सा जानिए कि सिएटो और सेंटो एक्चुअल में था क्या। जो सिएटो था, ठीक है, जो सिएटो था, इसको साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन कहा जाता है। इसमें कुल 8 देश थे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। कुल 8 कंट्री थे। इसका गठन 1954 में हुआ था और 1977 में इसको डिजॉल्व कर दिया गया, भंग कर दिया गया। वहीं जो सेंटो था, इसका अन्य नाम पहले मेंटो था, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या इसको बगदाद संधि भी कहा जाता है। बाद में इसका नाम बदलकर सेंटो कर दिया गया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, केंद्रीय संधि संगठन। इसके कुल 5 सदस्य देश थे, ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और ब्रिटेन। कुल 5 सदस्य थे। आपको मैंने बताया ना, पाकिस्तान दोनों में था, यहाँ भी पाकिस्तान है और यहाँ भी पाकिस्तान। इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा अपने आगे के चैप्टर में, जहां भी इसका जिक्र आएगा वहां पे मैं करूंगा, बस ध्यान रखिएगा। इसका गठन 1955 में हुआ था, यानी कि सेंटो का गठन 1955 में हो गया और सिएटो का गठन 1954 में हुआ था। वहीं जब सिएटो 1977 में भंग हो गया और सेंटो 1979 में भंग हो गया। बस इतना जान लीजिए कितने मेंबर थे और कौन कौन सा देश इसमें शामिल था, और मुख्य रूप से पाकिस्तान का जिक्र आता है। जब आप पढ़ेंगे भारत के विदेश संबंध, जो हमारा दूसरा बुक है ना, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें पढ़ेंगे भारत के विदेश संबंध, और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, 1971 का वॉर होता है, उसमें इस बात का जिक्र आता है। जब वो बुक मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कहाँ पे इसका जिक्र करना है, ठीक है, कहाँ पे इसका नाम आएगा और वहां पे मैं जिक्र करूंगा इसका। तो ये तो सिएटो और सेंटो हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो गठबंधन बनाए गए, जो जो भी मेजर्स पावर थे, यानी कि जो यूएसएसआर था और जो यूएसए था, इनके द्वारा जो गठबंधन बनाए गए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों इन महाशक्तियों ने गठबंधन को बनाया था। इसके पीछे के 3-4 रीजन है। महाशक्तियों को भी फायदा हुआ था इससे, और इससे जो छोटे छोटे देश थे जो गठबंधन में शामिल हो गए या गुट में शामिल हो गए, उनको भी फायदा हुआ था। महाशक्तियों को क्या फायदा हुआ था, जो छोटे छोटे देश थे वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन था,
महाशक्तियां चूंकि पावरफुल थी तो उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती थी अपने फायदे के लिए, ठीक। संसाधनों का उपयोग करती थी अपने फायदे के लिए। वहीं पे सैन्य ठिकाना, ठीक। छोटे छोटे देशों में ये महाशक्तियां अपना सैन्य ठिकाना बनाया करती थी ताकि उनके सैनिक जो है वहां पे आराम कर सके, अपना जो भी हथियार वगैरह है वो रख सके। उसके बाद है भू क्षेत्र। छोटे छोटे देशों से क्या हो सकता था कि जो भी विरोधी देश हैं, विरोधी कंट्री है, उन पे निगरानी की जा सकती थी, उनका स्पाई किया जा सकता था, जासूसी की जा सकती थी। और लास्ट, छोटे छोटे देशों को ये महाशक्तियां आर्थिक मदद दिया करती थी जिससे उनका डेवलपमेंट भी होता रहे। वहीं अगर बात करें कि छोटे-छोटे देशों को क्या फ़ायदा हुआ इन गुटों में शामिल होने से, तो छोटे-छोटे देशों को भी ऐसा कह सकते हैं ओवरव्यू 3 फ़ायदा हुआ। उनको आर्थिक सहायता मिल ही जाया करती थी, यानी कि पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ता था, महाशक्तियाँ उनको दे देती थी। उसके बाद उनको सैन्य सहायता या हथियार मिल जाता था। अगर मान लीजिए किसी ऐसा पड़ोसी देश, पाकिस्तान की ही बात कर लें जो भारत का पड़ोसी देश है और शुरू से ही युद्ध करता आया है 1947 से ही, तो पाकिस्तान को क्या हुआ उस कंडीशन में सैन्य सहायता मिल गया और पाकिस्तान को हथियार भी मिल गया था। ठीक। उसके बाद उनको सुरक्षा का वादा किया गया। जो छोटे देश थे उनको सुरक्षा का वादा किया गया। पाकिस्तान की बात कर लें फिर से, तो पाकिस्तान एक छोटा कंट्री था अमेरिका के सामने। तो पाकिस्तान को यह वादा किया गया कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो अमेरिका उस बीच बचाव में आएगा, अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा। और यही बात 1971 में देखने को मिली थी, उस समय हम जिक्र करेंगे बाद में। छोटे देश को ये जो सब फायदा जो होता था, उसके बाद एक और जो छोटे देश थे वो कुछ पैसा भी वहन करते थे, यानी कि जो सेना रहती थी ना छोटे देशों में, उस सेना के ऊपर जो खर्च वगैरह होता था ये छोटे देशों को करना रहता था। और बदले में इन छोटे देशों को क्या मिलता था कि सुरक्षा मिल जाया करता था उससे। तो ये छोटे देशों को फायदा हुआ और बड़े देशों को क्या फायदा हुआ ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे, आगे का जो भी है उस पे बढ़ते हैं। क्या है कि शीत युद्ध के दायरे कहाँ-कहाँ तक रहे? शीत युद्ध के दायरे कहने का अर्थ है कि कोई ऐसी संभावना बनी, कोई ऐसी स्थिति बनी जिससे कि दोनों विरोधी गुटों के बीच संकट के अवसर आए हुए थे, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी क्योंकि दोनों को ये पता था कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, यानी कि दोनों के पास परमाणु हथियार है और बहुत सारे विध्वंसक हथियार हैं। अगर डायरेक्ट रूप से दोनों लड़ते हैं एक-दूसरे से, दोनों युद्ध करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में से शायद कोई भी महाशक्ति जो है यह ना बचे और इसीलिए सीधे-सीधे ये लोग युद्ध करने से डरते थे, यानी कि ये दोनों महाशक्तियाँ। हालाँकि फिर भी सीधे-सीधे जो है आमना-सामना होता है इनका। कोरिया में 1950 से 1953 के बीच, ठीक है? इनका आमना-सामना हो जाता है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मुद्दे पे, जहाँ उत्तर कोरिया को सोवियत संघ सपोर्ट करता था, वहीं दक्षिण कोरिया को अमेरिका सपोर्ट करता था। बर्लिन में ऐसा होता है 1952 से 1958 से 1962 के बीच। वहीं कांगो की बात करें तो 1960 के शुरुआत में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इस सब के बावजूद, यानी कि सीधे-सीधे तौर पर ये दोनों महाशक्तियाँ आमने-सामने थी, इस सब के बावजूद भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सका या फिर ये कह सकते हैं कि रक्त रंजित युद्ध नहीं हो सका, ठीक है? क्योंकि दोनों को डर था कि अगर ऐसा होता है तो दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा, ठीक? उसके बाद जब ऐसी संभावना बनी, ये तीनों संभावना जब बनी तो लगा कि और हथियार बनाना चाहिए और हमारे पास हथियार होना चाहिए। इसी संभावना को देखते हुए, यानी कि हथियार को और बनाना चाहिए, तो दोनों देश फिर हथियार को बनाने की होड़ में लग गए और बहुत ज़्यादा हथियार दोनों ने बना लिया। और इससे हुआ क्या कि जो मुख्य काम थे, जो और भी काम थे आर्थिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए, उस पे ध्यान नहीं दिया जा सका और इसी क्रम में दोनों महाशक्तियों ने अस्त्र नियंत्रण का फैसला लिया। दोनों महाशक्तियों ने अस्त्र नियंत्रण का फैसला लिया और 1960 के दशक में इन दोनों महाशक्तियों के बीच 3 अहम समझौते होते हैं जिससे अस्त्र नियंत्रण किया जा सके। ये 3 समझौते कौन-कौन से थे? तो पहला समझौता था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इंग्लिश में इसको सीटीबीटी बोला जाता है, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी। यह 1966 में की गई थी। दूसरा समझौता हुआ था, जो दूसरी ट्रीटी जो हुई थी, परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि परमाणु अस्त्रों का प्रसार नहीं किया जाएगा, इसको सीमित किया जाएगा। ये 1968 में हुई थी। और वहीं सीटीबीटी में है कि परमाणु परीक्षण नहीं किए जाएंगे, जो बहुत ज्यादा परमाणु परीक्षण किए जा रहे थे इस डर से कि कोई भी एक महाशक्ति
अगर किसी दूसरे महाशक्ति पर वॉर कर दे, कोई प्रक्षेपास्त्र का यूज कर ले, किसी मिसाइल वगैरह का यूज कर ले, तो इसी डर से दोनों महाशक्तियां बहुत ज्यादा परमाणु परीक्षण करती थी। इस पर भी बैन लगाया गया। परमाणु के प्रसार पर, फैलाव पे बैन लगाया गया। और तीसरा जो था, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में की गई। दोनों महाशक्तियों ने बहुत सारा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया था, जिससे कि किसी दूसरे देशों को या दूसरी महाशक्तियों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सके। तो इसी अस्त्र नियंत्रण को, या इसी डर से कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसीलिए इन दोनों महाशक्तियों ने ये कुल 3 समझौते किए थे, जिससे अस्त्र का नियंत्रण भी हुआ था और जो ध्यान था किसी और भी आर्थिक घटनाओं पर जा सका। उसके बाद कई सारे ऐसे मौके आए जहां पर इन दोनों गुटों में बहुत ज्यादा संकट गहरा गया, यानी कि ऐसा लगा कि अब युद्ध हो जाएगा और अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चली है, कि अब तीसरा विश्व युद्ध हो ही जाएगा, अब नहीं हो सकता। इसी क्रम में जो तीसरी पार्टी थी, यानी कि इन दोनों गुटों के बाहर के देशों ने भी कुछ अहम भूमिका निभाई थी। ये जो देश थे, ये गुटनिरपेक्ष देश थे। अगर उदाहरण की बात करें तो नेहरू जी, भारत गुटनिरपेक्ष देशों का जनक कहा जाता है। जो 5 देश हैं उन उसमें से एक भारत भी है, और नेहरू जी गुटनिरपेक्षता की नीति के वकालत किया करते थे हमेशा। तो नेहरू जी ने मध्यस्थता की थी, जो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच जो संकट हुआ था, जो युद्ध की संभावना बनी थी, उसमें मध्यस्थता की थी। दोनों के बीच युद्ध होने से टल गया था। और यूएन महासचिव ने कांगो संकट की मध्यस्थता की थी, कि अगर कांगो में भी हो सकता था कि दोनों महाशक्तियां 1960 के दशक में जो आमने सामने थी, कहीं युद्ध हो जाता, और अगर युद्ध एक बार हो जाता तो यह जाहिर था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाता और बहुत ज्यादा विनाशकारी होता। और ये सब होता क्यों? इसके बारे में जानने के लिए आपको इससे पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जो फर्स्ट वीडियो है इसी चैप्टर का, वह देखना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि शीत युद्ध की शुरुआत क्यों हुई थी, क्यों अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम ही गिराया, उसके पास दूसरा ऑप्शन भी था या नहीं था, क्यों हिरोशिमा या नागासाकी को ही चुना गया। ये सभी बातों का जिक्र मैंने किया अपने पहले वीडियो में, अपने पहले क्लास में, तो आप जा करके जरूर देखिएगा। और जो ये क्लास है इसको यहीं तक रहने देते हैं, और जो अगला क्लास है उसमें हम लोग जिक्र करेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। एक्चुअल में सिलसिलेवार ढंग से हमें डिस्कस करना है कि क्यूबा मिसाइल संकट में क्या-क्या हुआ था, क्या सिनेरियो बना था, क्यों युद्ध होने वाला था, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।